नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और डीडी न्यूज पर वक्त है न्यूज नाइट का। अगले 1 घंटे में न्यूज नाइट में आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे। हमारा आज का फोकस, हमारा आज का विशेष जो रहेगा वो हांगकांग को लेकर है, क्योंकि हांगकांग को लेकर जिस तरह से वहां पर लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जिस तरह से चीन ने ब्रिटेन के साथ हुआ करार तोड़ा, उसको लेकर के हांगकांग अब चीन जो है चौतरफा घिरता जा रहा है। हमारा इस पर आज विशेष होगा, इस पर हम बातचीत भी करेंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे कि कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर क्या कुछ चल रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बाकायदा इस पर जो है कई तरह की मीटिंग्स चल रही थी और इन मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आए, इन बैठकों से क्या कुछ निकल कर आए। और दूसरी बात, रक्षा के क्षेत्र में और साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रूस के साथ भारत अब किस तरह से जो है हथियारों की खरीद कर रहा है, यह भी आज की बड़ी खबर है। इस बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। देश और दुनिया की तमाम और भी बड़ी खबरें होंगी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद का बड़ा फैसला। सैन्य बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए 38,900 करोड़ रुपए की लागत से लड़ाकू विमानों, मिसाइल सिस्टम खरीद को मिली मंजूरी। 21 मिग 29 लड़ाकू विमान और 12 नए Su-30 MKI विमानों की खरीद को हरी झंडी। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का रास्ता साफ। इसके समेत अन्य कई संवैधानिक संशोधनों की मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को दी बधाई। दोनों नेताओं ने कोविड के बाद की चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करने के लिए भारत और रूस के करीबी रिश्तों के महत्व पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल का भारत के साथ पुराना संबंध। चीनी ऐप बैन पर विदेश मंत्रालय का बयान, भारत में ऑपरेट करते हुए सबको नियमों और कानूनों का करना होगा पालन। कहा, इसमें डेटा सुरक्षा और निजता भी है शामिल। चीन से द्विपक्षीय समझौता और प्रोटोकॉल के हिसाब से जल्द सीमाई इलाकों में शांति बहाली की जताई उम्मीद। हांगकांग पुलिस के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रदर्शन के दौरान कानून का उल्लंघन करने पर लोगों को किया गिरफ्तार। हांगकांग की स्थिति पर पहली बार भारत ने दिया बयान। सभी संबंधित पक्षों से गंभीरता और सही तरीके से उचित कदम उठाने की जताई उम्मीद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल के लिए एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया। कहा, अमन और शांति में यकीन करने वाला भारत मतभेदों को शांतिप्रिय तरीकों से सुलझाने का है पक्षधर, लेकिन अपनी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर भारत मुंहतोड़ जवाब देने में भी है सक्षम। दिल्ली एनसीआर से कोरोना के खात्मे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की एक और पहल। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब निजी डॉक्टर्स भी दे सकते हैं कोविड-19 की जांच की अनुमति। कोरोना जांच की संख्या जल्द पहुंचेगी 1 करोड़ तक। और देश में कोरोना मामलों में रिकवरी दर करीब 59.51%। कोरोना के सक्रिय मामले हुए 2,26,947। 3,59,859 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना से 17,834 मरीजों की मौत। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1,07,00,000 के पार। और अब सभी खबरें विस्तार से। आज की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए करीब 38,900 करोड़ रुपए के साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी। रक्षा खरीद भारतीय डिजाइन और विकास कार्यक्रमों पर फोकस रहेगा। इस खरीद में मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रक्षा उद्योग से करीब 31,130 करोड़ रुपए के साजो सामान के खरीद को मंजूरी दी गई। मंजूरी किए गए कुछ प्रोजेक्ट्स में स्वदेशी हिस्सेदारी करीब 80% है। मंजूर किए गए अधिकतर प्रोजेक्ट्स डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी उद्योग को तकनीक हस्तांतरण से संभव हुए हैं। इस खरीद में पिनाका गोला बारूद, बीएमपी आर्मामेंट का अपग्रेडेशन, आर्मी का सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम और नेवी और एयरफोर्स के लिए
अस्त्र मिसाइल शामिल है। 1000 किलोमीटर तक फायरिंग क्षमता वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम से नौसेना और वायुसेना की क्षमता में और इजाफा होगा। अस्त्र मिसाइल से भी नौसेना और वायुसेना की मारक क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रूस से 21 MiG-29 यानी रूस से 21 MiG-29 की खरीद होगी और 59 MiG-29 के उन्नयन और 12 सुखोई 30 MKI की HAL से खरीद को भी मंजूरी दी गई। MiG-29 विमानों की खरीद अपग्रेडेशन पर 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 12 Su-30 MKI विमानों की HAL से 10,730 करोड़ रुपए में खरीद होगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज के हिसाब से देखा जाए और इसमें जो है भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की भी झलक दिखाई देती है और भारत को मजबूत बनाने की भी झलक साफ तौर पर दिखती है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर हमारे साथ जुड़ी हुई है इसी खबर पर। नंदिता, ये खबर अपने आप में आज के संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री गए थे रूस के दौरे पर, उसके बाद इस खबर का आना कैसे देखते हैं इसको? जी, शुक्रिया अशोक। गुड इवनिंग। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें बहुत पेचीदा शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो आपके जरिए मैं दूरदर्शन न्यूज की ऑडियंसेस को बताना चाहूंगी लेमैन की लैंग्वेज में कि इसका क्या मतलब है। बेसिकली ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये पहली कड़ी होती है जो अगर परचेज को इन रक्षा के हथियार, प्लेटफॉर्म्स, इक्विपमेंट, एम्यूनिशन वगैरह को हरी झंडी दिखा देती है, उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट का और इनका साइन होने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जैसे कि आपने ठीक कहा, इससे 2-3 बड़े बिंदु हैं। एक तो आत्मनिर्भर भारत जो यानी कि जो मेक इन इंडिया की पॉलिसी है, साथ में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स जो कि 2016 के हैं, जो हमेशा से स्ट्रेस करते हैं कि जब भी कभी डिफेंस मिनिस्ट्री को कोई भी इक्विपमेंट या वेपन खरीदना हो तो वो स्वदेशी खरीदे, इस पे पहले उसको फेवर किया जाए और जब वो टेक्नोलॉजी इंडिया में मौजूद ना हो, इंडियन इंडस्ट्री या प्राइवेट इंडस्ट्री के पास भी मौजूद ना हो, तब बाहर से खरीदी जाए। तो जैसे कि आपने अपने एंकर लिंक पे बताया ही है दर्शकों को, ऑलमोस्ट 39,000 करोड़, 38,900 करोड़ के अंदर से 31,000 करोड़ तक की राशि का जो सामान है या इक्विपमेंट है, हार्डवेयर है, वो मेड इन इंडिया होगा। दूसरा कंपोनेंट अशोक, आपने जो अभी सवाल पूछा मुझसे, जी बिल्कुल, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इसको आज की स्थिति देखें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, चाइना की पोस्चरिंग देखें और उनके अंदर से जो बयान आ रहे हैं उनके अखबारों से और एग्रेसिव मैन्यूवरिंग हमारी तरफ से भी चल रही है, तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशंस है उसके मद्देनजर बहुत अहम हो जाता है। दूसरी ये बात कि पिछले हफ्ते डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रशिया गए थे विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए, अपने काउंटर पार्ट सर्जेई शोइगु, रशियन काउंटर पार्ट के इन्विटेशन पर, तो वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई थी उनसे। और जैसे कि आपने आज खुद बताया कि हमारे प्रधानमंत्री की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बातचीत हुई है। तो इंडिया का रशिया एक पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है और ये जो हमने 33 नए एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से MiG-21 है और सुखोई है। सुखोई भी एक रशियन ओरिजिन है, हालांकि सुखोई को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है अभी, लेकिन 59 सुखोई का अपग्रेड बहुत जरूरी हो जाता है कि इस टाइम पे इंडिया के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो साथ खड़ी नजर आती है। दूसरा, अगर आपको लेमैन टर्म्स में समझाऊं अशोक, तो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इस वक्त 32 स्क्वाड्रन की है और ये माना जाता है कि अगर ये शुरू से थिंकिंग रही है हमारे पर्सपेक्टिव प्लानर्स की कि अगर इंडिया को 2 फ्रंट वॉर लड़ना है तो उसके पास जरूर 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। हमारे पास अभी 250 से ज्यादा सुखोई है, लेकिन वो पुराने हो चुके हैं, इसीलिए उनका अपग्रेड भी रशिया से चल रहा है। 12 जो है वो कभी अभी जो HAL बना रहा है वो कभी हमारे क्रैशेस में या उनकी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो कम पड़ रहे थे, तो उसके लिए ये मदद मिलेगी। इसके अलावा अशोक आपको बताऊं, ये अस्त्रा
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो है, जिसके लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है, ये कंप्लीटली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इन इंडिया है। डीआरडीओ ने पिछले साल सितंबर में सुखोई 30 Su-30 MKI, यानी जिसे हम हमारा फ्रंटलाइन फाइटर जेट है, जो एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है, उससे इसके ट्रायल्स भी किए थे लास्ट सितंबर। करीब 3-4 दिन के अंदर अंदर 5 ट्रायल्स किए थे, जिसके अंदर सुखोई को मॉडिफाई किया गया था, उसके अंदर अस्त्रा मिसाइल लगाई गई थी। ये मिसाइल वो मिसाइल है जो आपने देखा होगा अशोक, जब बालाकोट के बाद डॉग फाइट हुई थी, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने अपने मिग के द्वारा एक F-16 को मार गिराया था। वो एक R-77 मिसाइल थी, लेकिन अस्त्रा जो मिसाइल है, इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि अगर एक पायलट हमारा पायलट दुश्मन के एयरक्राफ्ट को विजुअल रेंज में भी नहीं है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज में है, यानी कि वो तब भी उसको मार गिरा सकता है। जिस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया था, उस तरह की ताकत होगी। जो नंदिता, जो महत्वपूर्ण बात जो आपने कही, अगर उसको मैं संक्षेप में अगर समझना चाहूं तो ये कह सकते हैं कि हम ये भी नहीं भूल सकते, और ये भी बड़ी खबर है कि इसी महीने जुलाई में ही जो है राफाल भी आ रहा है। तो भारत की जो पूरी जो रक्षा तैयारियां हैं, खास करके आकाश के क्षेत्र में, उसको बिल्कुल चाक चौबंद। और जैसा आपने कहा कि अगर आज के संदर्भों में अगर भारत को ऐसी कोई युद्ध लड़ने की नौबत आती है जो 2 साइड वॉर होगी, तो उसके लिए भारत पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है, चाक चौबंद कर रहा है, ताकि दुश्मन पर हम भारी पड़ सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने अशोक। अब देखिए ना, जैसे रफाल की आपने जिक्र की, रफाल इंडक्ट हो गया था एयरफोर्स के अंदर पिछले साल अक्टूबर में। 8 अक्टूबर 2019 को रफाल डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों फ्रांस में इंडक्ट हो गया था, लेकिन अब वो इंडिया आ रहे हैं। अब हमारे इंडियन पायलट्स उनको उड़ाकर ला रहे हैं, तो ये जो है बहुत बड़ी फोर्स मल्टीप्लायर होगा ही। साथ में 83 यानी 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, वो भी 2-3 महीने में उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, वो भी हमारे एयरफोर्स के अंदर शामिल हो जाएंगे 1 से 2 साल तक। लेकिन अशोक, मैं अपने आपके जरिए मैं ऑडियंसेस को ये भी बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि इनको अप्रूवल आज मिल गया तो ये 2-3 महीने में या अगले दिन या अगले हफ्ते ये सारी मशीनरी हार्डवेयर हमारे बेड़े में, आर्म फोर्सेस के बेड़े में शामिल हो जाएगी। इसको अभी भी शामिल होने में 1 से 2 साल लगते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है अशोक की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी कॉग्निजेंस ली है उन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, जो इमरजेंसी चल रही है, जो अर्जेंसी के साथ इसको लिया है। दूसरा एक पॉइंट और अशोक, आपके जरिए एक पॉइंट और रखना चाहूंगी, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये हमारी आर्टिलरी के लिए इसलिए जरूरी है, ये कहीं भी डिप्लॉय हो सकता है। कारगिल जैसे युद्ध में पिनाका की रेजिमेंट जो हमारी थी, उसने पाकिस्तानियों के दांतों चने चबा दिए थे, क्योंकि उसने हाई एल्टीट्यूड पर, हर तरह के वेदर पर पिनाका रॉकेट जो है वो पाकिस्तानी को मार गिराया था। अभी पिनाका की पिछले साल पोखरण में भी और चांदीपुर ओडिशा में भी टेस्ट फायरिंग हुई थी, और अब इसका अपग्रेडेड वर्जन, यानी कि वो पिनाका मार्क 1 था, ये पिनाका मार्क 2 वर्जन जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर, आर्टिलरी के अंदर शामिल होगा, और इसकी काफी रेंज भी बढ़ाई गई है। करीब एक बैटरी के अंदर 6 लॉन्चर्स होते हैं, और हर लॉन्चर के अंदर 12 रॉकेट्स, और 40 सेकंड के अंदर अंदर एक साल्को फायर करता है, एक के बाद एक 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है। तो बहुत ही ज्यादा जाहिर तौर पर जाहिर तौर पर भारत हर तरह की तैयारी भी कर रहा है, और साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी जो मेक इन इंडिया की जो अभियान शुरू हुआ था, उसको भी एक बड़ा पुश है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर पर। नंदिता डागर हमारी संवाददाता इस खबर पर हमसे बात कर रही थी, आज की बड़ी खबर पर। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के समारोह की सफलता और रूस में संवैधानिक संशोधनों के लिए हुए सफल मतदान के समापन पर बधाई दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी फोन कॉल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सामरिक और साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल कर लिया है।
रूस के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल कर लिया है। रूस में बुधवार को हुए जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया। रूस के चुनाव अधिकारियों के मुताबिक करीब 78% रूसी मतदाताओं ने देश के संविधान में संशोधन के समर्थन में जनादेश दिया, जिसके मायने ये है कि अब सत्तासीन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2036 तक सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को लगभग एक हफ्ते लंबे मतदान के आखिरी दिन 77.9% लोगों ने संशोधन के समर्थन में और 21.3% लोगों ने संविधान के संशोधन के विरोध में वोट दिया। अधिकारियों के मुताबिक वोट प्रतिशत 64% रहा और 76.7% लोगों ने राष्ट्रपति पुतिन के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया, जबकि 2012 के चुनाव में ये वोटिंग टर्नआउट 63.6% रहा था। हालांकि संविधान संशोधन के मामले पर रूस की जनता का मत बटा हुआ था। जहां कई लोग राष्ट्रपति पुतिन का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई नतीजों पर संदेह जता रहे हैं। मुझे लगता है कि सब गलत नतीजे हैं, किसी ने वोट ही नहीं दिया। आधे लोग इसके खिलाफ हैं, आधे समर्थन में। इस नतीजे की एक ही बुरी बात है, सत्ता का दोहराव होना अच्छी बात नहीं है। मुझे यह बदलाव सकारात्मक लगा। मैंने देश के संविधान के संशोधन के समर्थन में वोट किया था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। The conversation was essentially for Prime Minister congratulated President Putin on the successful celebrations marking the 75th anniversary of the victory in the Second World War, and he also congratulated President Putin on the successful completion of the vote on constitutional amendments in Russia. The annual bilateral summit, which is to be held in India later this year, also came up for discussion, and Prime Minister conveyed his keenness to welcome President Putin in India for the bilateral summit. राष्ट्रपति पुतिन ने सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति को द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे समारोह की सफलता पर और रूस में संवैधानिक संशोधनों पर वोट के सफल समापन के लिए भी बधाई दी। दोनों नेताओं ने कोविड के मद्देनजर द्विपक्षीय सहयोग और इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त रूप से काम जारी रखने पर भी सहमति जताई। पीएम ने पिछले महीने भारतीय रक्षा मंत्री की ग्रैंड परेड में मौजूदगी को भी याद किया। मॉस्को में 24 जून 2020 को एक सैन्य परेड में भारतीय दल भी सहभागी था। ये परेड भारत और रूस के मैत्रीपूर्ण संबंधों की प्रतीक थी। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक इन नतीजों को सही नहीं मान रहे। रूस के शीर्ष और चुनावी विश्लेषक पोलस्टर के मुताबिक पुतिन के समर्थन में केवल 59% लोग थे। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ये मतदान तकरीबन एक हफ्ते तक ओपन रखा गया था, ताकि चुनाव के दिन भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, और इसी वजह से आलोचक इन नतीजों को शक की नजर से देख रहे हैं। उनका मानना है कि मतपेटियों के कई दिन और रातों तक बिना निगरानी में ही पड़ी रहने से उनके नतीजों में छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो भी ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, खांसी है, नज़ला जुकाम है, वो ज़रूर मास्क यूज़ करें। कोई जो बाहर से ट्रैवल किया हुआ है, जिन अफेक्टेड नेशंस जो हम बोलते हैं, उनमें से कोई भी आया हो जिसको क्वारंटाइन में रखा है और जिसको कुछ भी सिम्टम्स होते हैं, बुखार, सांस की तकलीफ, खांसी, तो वो ज़रूर मास्क यूज़ करें। कोई ग्रसित पेशेंट सस्पेक्टेड या डेफिनेट, उनकी देखभाल करने वाले सबको मास्क अवश्य पहनना चाहिए। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है कि वो मरीजों को देखते हुए मास्क पहने। तो यही कैटेगरीज हैं जिनको मास्क की आवश्यकता है। जनरल पब्लिक को मास्क की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कई लोगों में ये ख्याल है कि आप क्राउडेड प्लेसेस में जाइए तो मास्क पहने। कई टीवी पर और इस पर
ऐसे अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं कि आप क्राउडेड प्लेसेस में जाएं तो मास्क पहनिए। जानते हैं बीते एक साल से लगातार वहां तनाव की स्थिति है और वहां पर लोकतंत्र के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। चीनी सरकार इस जो जन समर्थन को और जो लोग निकले हुए हैं सड़कों पर उनके ऊपर लगातार अत्याचार कर रही है, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और अब चीन ने एक वहां पर नया कानून लागू कर दिया जिसके बाद वहां के जो लोग हैं उनके लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। इसको लेकर लेकिन जिस तरह की दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं उसको लेकर अब चीन हांगकांग के मसले पर घिरता हुआ दिख रहा है। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार जो उसकी मानवाधिकार परिषद में संयुक्त राष्ट्र की वहां यह मुद्दा उठाया है और भारत ने साफ तौर पर कहा है कि उसकी नजर है हांगकांग के मसले पर। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं हांगकांग में चल रहा है वो दरअसल पूरा मसला क्या है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भारत ने सबसे पहले बताएं भारत ने क्या इस पर कहा है। संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार परिषद है भारत ने वहां पे मुद्दा उठाया, पहली बार भारत ने इस मुद्दे पर उठाया और अपनी चिंता जताई है। भारत ने इस पूरे मामले पर हांगकांग के मुद्दे पर चिंता जताई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं राजीव के चंदर ने यह मुद्दा वहां पर उठाया और इस मुद्दे पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। भारत ने कहा हांगकांग से जुड़ी कई चिंताजनक जानकारियां सामने आ रही हैं। चिंताजनक जानकारियां भारत ने शब्द इस्तेमाल किया है, ये कई चिंताजनक जानकारियां आ रही हैं। चीन के कदम से वैश्विक वित्तीय केंद्र हांगकांग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को चोट पहुंचेगी। भारत ने ऐसा कहा है कि इससे वहां की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को चोट पहुंचेगी। भारत ने यह भी याद दिलाया कि हांगकांग में काफी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं जो दरअसल हांगकांग को अपना घर समझते हैं और उसी हिसाब से वो वहां पर रह रहे हैं। और भारतीय समुदाय के हितों को देखते हुए भारत ने कहा कि वहां जो घटनाक्रम है हांगकांग में हम उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं और भारतीय समुदाय की चिंताओं को देखते हुए यह भी आपको बता दूं कि हांगकांग में करीब 50,000 भारतीय मूल के लोग हांगकांग में रहते हैं। लेकिन दरअसल हांगकांग में हुआ क्या है इसको भी समझ लेते हैं। भारत की चिंताएं तो मैंने आपको बताई, लेकिन हांगकांग में दरअसल चीन ने किया क्या है आइए समझ लेते हैं। हांगकांग में पिछले एक साल से तनाव का माहौल बना हुआ है। लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आपको। चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ वहां काफी दिनों से जो लोकतंत्र समर्थक हैं वो आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर। लोकतंत्र समर्थक जो है लगातार वहां पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इसे दबाने के लिए चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। यह कानून अलग तरह के कानून है जिसके जो यानी कि इस कानून के तहत क्या होगा, इस कानून के लागू होने के बाद हांगकांग भी चीन के दूसरे राज्यों की तरह ही हो जाएगा। अभी हांगकांग की स्थितियां दूसरी हैं, लेकिन यह कानून लागू होने के बाद हांगकांग भी अब दूसरे राज्यों की तरह से हो जाएगा। तो हांगकांग के नागरिकों को जो लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं वो पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे या खत्म कर दिए गए हैं आप, क्योंकि ये कानून लागू करने के बाद पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। इस कानून के लागू होते ही पहले ही दिन 200 से अधिक लोकतंत्र के समर्थन में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया है चीनी पुलिस ने। वहां पर 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया पहले ही दिन। दरअसल पूरा मसला यह भी है कि दरअसल हांगकांग जो है वो 1997 तक ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटिश शासन था सन 1997 तक, 1997 तक। 23 साल पहले ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को कुछ शर्तों के साथ सौंपा था। यानी 23 साल पहले ब्रिटेन ने हांगकांग चीन के सुपुर्द किया, लेकिन उसमें कुछ शर्तें थी। शर्त यह थी कि शहर की न्यायिक और विधायी स्वायत्तता बनी रहेगी कम से कम 50 साल तक। वहां की जो व्यवस्था है जो ब्रिटेन ने लागू की थी वो बनी रहेगी। पर चीन अब इस वादे को तोड़ रहा है। विरोध जो है इसी को लेकर है। चीन इस वादे को अब तोड़ रहा है और इसीलिए वहां पर लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसा चीन चाहता है कि जिस तरह से चीन के बाकी हिस्से हैं जहां कोई लोकतंत्र नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही हांगकांग भी हो जाए। लेकिन चीन की इस मुहिम के खिलाफ दुनिया अब एकजुट हो रही है। हांगकांग को लेकर चीन के कदमों का पूरी दुनिया में तेज विरोध हो रहा है। पूरी दुनिया हांगकांग को लेकर चीन की जो कदम है उसका विरोध कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों ने हांगकांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर चिंताएं जताई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन बड़े मुखर होकर और बाकी तमाम देश भी इस पर लगातार चिंता जता रहे हैं। भारत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि हांगकांग में मानवाधिकारों का
खुला उल्लंघन हो रहा है। माइक पॉम्पियो ने साफ तौर पर कह दिया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका ने चीन को यह भी चेतावनी दी है कि अगर उसने हांगकांग को निगलने की कोशिश की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ये साफ तौर पर हांगकांग को, ये चीन को कह दिया गया है। ब्रिटेन ने कहा है कि चीन और ब्रिटेन समझौते का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसका गंभीर उल्लंघन किया है। ब्रिटेन ने इस पर चिंता जताई है कि जो उसके साथ समझौता हुआ था, चीन अब उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। हांगकांग के 30 लाख लोगों को ब्रिटेन ने अपनी नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। कहा है कि अगर चीन इस तरह से नहीं मानेगा तो हांगकांग के सभी लोगों को वो ब्रिटेन की नागरिकता दे देगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि हांगकांग के जो लोग खतरे में हैं उन्हें वीजा देने पर हम विचार कर रहे हैं। यानी कि जो वहां पर जो भी लोग खतरे में, जिनको चीन दबाने की कोशिश कर रहा है, उनको ऑस्ट्रेलिया भी अपना वीजा देने के लिए तैयार हो गया है। इस बीच ताइवान का भी संघर्ष इस वक्त चीन से चल रहा है। ताइवान भी चीन के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है। ताइवान ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि जरूरी ना हो तो वो हांगकांग जाने से बचे। तो इस तरह से चारों तरफ से चौतरफा अगर कहें तो हांगकांग को लेकर के चीन घिरता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। ये स्थिति है इस वक्त हांगकांग में चीन को लेकर के। तो ये पूरी हमने बिंदुवार आपको समझाने की कोशिश की। और आइए अब रिपोर्ट देख लेते हैं इस पूरे मसले पर, हांगकांग के मसले पर। आज वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। हांगकांग की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें लोगों के गुस्से को बयां कर रही हैं। ये प्रदर्शन हो रहा है चीन की ओर से पास किए गए नए सुरक्षा कानून को लेकर। हांगकांग में बुधवार को नए सुरक्षा कानून के तहत पहली गिरफ्तारी होने के बाद प्रदर्शन भड़क उठे। बाद में 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से 10 नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत थे। हांगकांग शहर को चीन के हवाले करने की सालगिरह के मौके पर लगी पाबंदी को दरकिनार करते हुए हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हांगकांग पुलिस ने पानी की बौछारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। चीन की ओर से हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को मंजूरी देने के बाद 1 जुलाई से ये नया कानून लागू हो गया है। मंगलवार को चीनी संसद ने सर्वसम्मति से हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी। इसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 1 जुलाई से ही ये हांगकांग का कानून बनकर लागू हो गया। इसी तारीख को हांगकांग को ब्रिटिश शासन से चीन को सौंपा गया था। 1 जुलाई को इसकी 23वीं वर्षगांठ थी। इस विवादित कानून से अलगाववाद, तोड़फोड़ की गतिविधि, आतंकवाद और विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत को लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। चीन के इस कदम की दुनिया भर में निंदा हो रही है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो पात्र हांगकांग निवासियों के लिए नागरिकता की पेशकश करेगा। नए कानून को हांगकांग की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि चीन का नया कानून हांगकांग की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है। ब्रिटेन और कनाडा ने अपने नागरिकों की हांगकांग यात्रा के लिए यात्रा परामर्श में भी बदलाव किया है। It violates Hong Kong.